ये कोई सरफेस है, इस पे कोई रेज आ रही, तो जो रेज आ रही है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और इससे टकरा के जो लौट जा रही है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक, अब इंसिडेंट पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल खींच दें तो नॉर्मल जो एंगल बनाता है इंसिडेंट रे से, या इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल से, वो इंसिडेंट एंगल कहलाता है, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है वो रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है। यहाँ तक ठीक, इतना हम जान गए। ठीक है, अगर ये भी आपको बताया था, थोड़ा रिवाइज करके देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो हमसे अगर वो इंसिडेंट एंगल पूछता है तो ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंसिडेंट एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। तो नॉर्मल का मतलब ये 90, पूरा क्या है 90, तो ये कितना 30। इसको ऐसे देख लें, ये पूरा, ये देखिए ये पूरा कितना 30 है, और ये इतना कितना होगा 60। कहाँ से आया? पूरा 90 में से 30 घटाओ 60, तो ये 60 और ये 60, मतलब इंसिडेंट एंगल भी 60 और रिफ्लेक्टेड एंगल भी 60। यहाँ तक ठीक है। तीसरा क्या अगला क्या बताया था कि अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल दिया हो, मान लो ये 60 दिया है, और आपसे इंसिडेंट एंगल पूछे या आपतन कोण पूछे और परावर्तन कोण पूछे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने आपको क्या बताया था कि जितना दिया हुआ हो दोनों के बीच का कोण, ये इसको हम आधा कर देंगे, तो 60 का आधा 30, तो 30 हो गया आपका आई इंसिडेंट एंगल, और 30 हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ठीक है, चाहे इसको ऐसे जान लें या हाफ क्यों हुआ ये आप जान लें। देखिए इंसिडेंट पॉइंट पे आप नॉर्मल खींचेंगे तो वो एंगल आपको डिवाइड करेगा, तो पूरा 60, तो ये 30 और ये 30। यहाँ तक ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंसिडेंस, कि आपतन कितने तरह हो सकता है, आपतन कितने तरह हो सकता है। चलिए हम क्या देखेंगे, आप इंसिडेंस। चलिए एक चीज देखो, ये देखिए ये कितना 30 और ये भी कितना होगा 30। क्यों होगा? क्योंकि आई और आर इक्वल होते हैं। ठीक, अब अगर हम आपतन कोण बढ़ाएं तो आपतन कोण बढ़ेगा कैसे? जब ये वाली रे इधर आएगी, ये वाली रे हमने इधर कर दिया, मान लो इसको कर दिया 60, तो ये भी हो गया 60। तो अब आप देखें, जब इंसिडेंट रे इधर आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है। ठीक है, अब अगर हम इसके अपोजिट करें, अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को इधर घटाएं, मान लीजिए ये 20 डिग्री, तो ये भी 20 डिग्री होगा। अगर ये 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री है। अब इसमें आप देखें कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी घट रहा है। अगर इसको हम खिसकाते खिसकाते इस पे लेके जाएं, सीधा इसको खिसका दें, देखें ऐसे ऐसे खिसकाएं, इसको इस पे ले जाएं, तो ये वाला कितना हो जाएगा 0, आई कितना हो जाएगा 0। तो अगर आई 0 होगा तो आर 0 होगा। मीन्स अगर हम डायग्राम बनाएं, ये हुआ नॉर्मल इंसिडेंस और नॉर्मल रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई रे नॉर्मल इंसिडेंट करती है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है। ठीक है, ये आपको हल्का छोटा लग रहा होगा कि बहुत छोटी चीज़ है, इसको हमको जानना क्यों ज़रूरी है? तो इसको जानना हमको आगे के सवालों को करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो क्या जान पाए आप
कि नॉर्मल इंसिडेंस के लिए I बराबर R बराबर 0, I बराबर R बराबर 0। मतलब क्या हुआ, डायग्राम अगर बनाए हम तो देखो टेढ़ा बन रहा, सीधा बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आई और ऐसे लौट गई। तो जब इंसिडेंट रे जिधर से जिस ट्रैक पे आई उसी ट्रैक पे लौट गई, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, री ट्रेसिंग ऑफ पाथ, कि जिस रास्ते से आई, जिस पाथ से आई उसी पाथ पे लौट गई। तो अगर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल 0 है, मतलब कि इंसिडेंट अगर रे नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो वो पाथ को रिट्रेस करेगी, या पाथ को रिट्रेस करने के लिए ये जरूरी है कि रेज नॉर्मल इंसिडेंट हो, ठीक। दूसरा, ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या होगा, ग्रेजिंग इंसिडेंस में ये होगा कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब कि एकदम इसको छूती हुई चली जाए, कैसे चली जाए, टच करती हुई चली जाए, तो ये कहलाता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब देखिए ग्रेजिंग इंसिडेंस, मान लो क्वेश्चन दे दिया कि ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, ठीक। तो बहुत सिंपल सा है, देखिए क्या बताया हमने कि जहां पर रेज इंसिडेंट हो रही है उस पे नॉर्मल खींचो, तो इस पे आप नॉर्मल खींच दो। अब देखिए आप इंसिडेंट एंगल क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, तो ये कितना हुआ 90। तो ये और ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना हो गया 90। मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए फॉर दिस ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए I इक्वल 90 और R इक्वल 90, ये आप समझ गए। तो अब देखें आप I की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 90। मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 90। अब देखो क्वेश्चन कभी कभी इस तरह देता है, तो पहले में क्या है कि I का मान 0 से कम होगा, तो आप देखिए I का जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, तो ये हो नहीं सकता। I का मिनिमम वैल्यू कितना है 0, तो पहला वाला हो नहीं सकता। I का मैक्सिमम वैल्यू 90 होता है, ये 90 से ज़्यादा है, ये भी हो नहीं सकता। अब आप देखें तीसरे वाले में कि I 90 के बराबर होगा या 90 से कम होगा, 90 के बराबर होगा हो सकता है या 90 से कम हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से ज़्यादा होगा, मतलब 90 और 0 के बीच में होगा। तो कौन सा सही हो गया, थर्ड वाला सही हो गया, ये पहले से गलत हो गया, ठीक। तो इतनी चीज़ें थी कि इंसिडेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो इंसिडेंस 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या होता है I और R दोनों 0 होते हैं। अगर रे नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, रिट्रेस मतलब उसी रास्ते पे लौट जाएगी। दूसरा क्या है ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए क्या होता कि सरफेस को टच करते हुए चली जाती है, ठीक है। तो I का मान कितना होगा 90 और R का मान कितना होगा 90। अब इन दोनों को मिक्स करके आपको ये दो क्वेश्चन बताए, इस तरह के ऑप्शन दे देता है कि I का मान 90 और 0 के बीच में होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई। तो सबसे पहले इमेज बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमको जाननी जरूरी है वो ये है कि ऑब्जेक्ट से हमेशा रेज को निकालना है, ऑब्जेक्ट से हमेशा रेज को
निकालना है। इस चीज को आप पहले जान लीजिए कि किससे रेज निकालना है, ऑब्जेक्ट से, और किसकी ओर लेके जाना है, मिरर की ओर लेके जाना है। एक चीज जान गए। दूसरा, पहला क्या है, ऑब्जेक्ट से रेज निकालना है। ऑब्जेक्ट से रेज निकालने का मतलब ये होगा कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे रेज आप निकालेंगे, ठीक है। कहां तक ले जाएंगे, मिरर तक लेके जाएंगे, ठीक। अब दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट से सीधी मतलब लंबवत रेज निकालेंगे, ठीक है। तीसरी चीज, अगर रियल होगी। चौथा, अगर वर्चुअल होगी, ठीक। पहला काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट से रेज निकालना है। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट से एक सीधी रेज मतलब मिरर के लंबवत आप निकालेंगे। अगर रिफ्लेक्शन के बाद रेज आपस में कट कर रही हैं तो हमको कैसी इमेज मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी। अगर सीधे कट नहीं कर रही है, मिरर के पीछे बढ़ाने पर कट कर रही हैं तो कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी, ठीक। इनमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अभी आगे के सारी चीजों में ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी कि कैसे आपको रेज बनाना है, ठीक। अब देखो, इमेज भी मिरर से उतनी दूर होगी, ठीक। तो ये दो पॉइंट आपको, वैसे आपको याद पांचों रखना है, लेकिन ये वाला किसी भी मिरर के लिए काम करेगा, ठीक है, और ये भी किसी मिरर के लिए काम करेगा, और ये भी हर मिरर के लिए काम करेगा। लेकिन ये दोनों स्पेशल हैं, इनको इमेज बनाने के लिए प्लेन मिरर के केस में ये दोनों हमको ज्यादा जरूरत है इसकी, और इसी से हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक। अब एक पॉइंट करके हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट से रेज निकालना है, जैसे ये निकाला हमने, मान लो ये मिरर है, इससे हमको इस पे डालना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लंबवत रेज निकालनी है। लंबवत का मतलब कि ऐसी रेज निकालनी है जो मिरर के परपेंडिकुलर हो, मिरर पर लंबवत गिरे। तीसरा, अगर रिफ्लेक्शन के बाद अगर मान लीजिए ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा है एक, और दूसरा इस तरह हो रहा है, तो यहां कट कर रही है ना। हालांकि प्लेन मिरर के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दिया कि अगर ये कट कर रहे हैं सीधी मतलब ओरिजिनल, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये कट कर रही है, तो जो यहाँ इमेज बनेगा वो रियल होगा। अगर इनको पीछे बढ़ाएं, देखिए क्या करें, पीछे बढ़ाएं, तो जहां ये कट करेंगी, मान लीजिए यहाँ कट करेंगे, तो यहाँ अगर इमेज बनेगा तो वो वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक। पांचवी चीज ये है कि जितनी दूरी पे प्लेन मिरर के केस में जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगा। मान लीजिए ये दूरी आपका 4 सेंटीमीटर है, मिरर से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, 4 सेंटीमीटर। तो मिरर से 4 ही सेंटीमीटर दूर पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। मिरर से इतना हम जान गए कि अगर मिरर से 4 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट है तो 4 ही सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी इमेज बनेगी, ठीक। ऑब्जेक्ट कर दो, when क्या हो, जब क्या हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, ठीक। मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर है, यहाँ कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, किस पे, ओ पे। तो इमेज बनाने के लिए आपको क्या बताया, पहला काम ये करेंगे कि ऑब्जेक्ट
से रेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेज निकालेंगे। निकाल लिया आपने। अब ये रेज कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू द मिरर, मिरर के लंबवत होनी चाहिए। तो अभी आप इससे पहले आपने इंसिडेंस के टाइप में पढ़ा था कि अगर रे मिरर के परपेंडिकुलर हो तो उसी डायरेक्शन में लौट आएगी। ठीक। दूसरा, एक रे और निकाल लीजिए, ये मान लीजिए तिरछी गई तो ये इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये कहीं मीट कर रही है, ये लौट गई इधर, ये कहीं मिल नहीं रही है। तो जब तक दो रेज, कम से कम दो रेज आपस में इंटरसेक्ट ना करें, क्रॉस ना करें या मिले ना, तब तक इमेज नहीं बनेगी। अब क्या करें हम? अब करेंगे कि इनको हम पीछे उसी दिशा में बढ़ा देंगे और इसको इस दिशा में बढ़ा दें। देखो यहाँ कट की, ये हो गया आपका इमेज पॉइंट। अब देखो क्या है इसमें कि जो बंदा यहाँ खड़ा होगा, मान लीजिए यहाँ आप खड़े हो गए, तो यहाँ उस बंदे को क्या लगेगा कि रेज कहाँ से आ रही हैं? आई से आ रही हैं, ना कि ये लगेगा कि ओ से आ रहा है। तो अगर मिरर के पीछे इमेज बन रही है तो वो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। वर्चुअल कैसी होगी? वर्चुअल हुई। अगर इमेज इधर बनती तो कैसी होती? रियल होती। तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। एक खास चीज और जान लें, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि रियल इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। तो वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते और रियल इमेज को स्क्रीन पे हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक। तो दो हो गया आपका, दो इमेज जान गए, वर्चुअल और रियल। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते और रियल इमेज को स्क्रीन पे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। और ये बन गया। अब मान लीजिए इसी पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता, क्या होता? नंबर दो, केस नंबर दो, जब क्या हो? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो। ये कोई एरो है और इधर बनाते हैं, ये कोई एरो है और इसके सामने एक मिरर रखा हुआ। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। इसके दोनों एंड के नाम दे दीजिए, ए और बी। आपसे कहा जा रहा है इसका इमेज बनाइए। तो देखो, इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे? आपको क्या बताया था कि एक सीधी का मतलब मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करिए, कर लिया। अब जितना दूर ये है उतना ही दूर इधर खींच दीजिए। मान लीजिए यहाँ आ गया, ये हो गया ए डैश। ए की इमेज कहाँ मिल गई? ए डैश। अब बी वाला देखिए, ये खींच दिया। अब जितना दूर ये है उतना दूर यहाँ खींचिए, ये आपका हो गया बी डैश। अब इन दोनों को मिला दीजिए, मिला दिया, ए डैश और बी डैश। इसकी इमेज हो गई, इसकी क्या हो गई? इमेज हो गई। तो क्या बताया था कि आप रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से निकालिए, आपने निकाल लिया ऑब्जेक्ट से। ठीक। अब कम से कम कितने रेज चाहिए? दो। तो इस सिरे से भी दो निकाल लीजिए, एक यहाँ लिए जाइए, ये इधर चली गई, एक इधर से लिए जाइए, ये इधर चली गई। इन दोनों को क्या करेंगे? पीछे आप बढ़ाएंगे तो यहीं आके मिलेंगी, पीछे आप बढ़ाएंगे तो यहीं मिलेंगे। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए और बी का क्या हो गया? रे डायग्राम। तो जितना दूर ये, पहला काम क्या करेंगे? जितना दूर ए सिरा उतना दूर ए डैश, जितना दूर बी उतनी दूर बी डैश। ठीक, यहाँ तक ठीक? चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑब्लिक, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक का मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो? तिरछा हो।
ऑब्लिक का मतलब ऑब्जेक्ट कैसा हो, तिरछा रखा हो। जैसे देखो ये क्या, ये मिरर, एक ऑब्जेक्ट है इधर रखा हो, इसकी हमको इमेज चाहिए, इसकी हमको इमेज चाहिए। तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के आप पटरी से रे डायग्राम बनाएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये बी। तो क्या बताया, सबसे पहले एक सीधी लाइन आप ड्रा करिए जो मिरर के परपेंडिकुलर हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो मिरर के परपेंडिकुलर हो। अब उतनी दूर जाइए आप जितना ये है, डॉट रख दिया, ए डैश हो गया। अब बी वाले सिरे को मिलाइए, जितना दूर ये उतना ही दूरी है, तो इसकी दूरी कम है ना, तो इसकी दूरी हम कम रखेंगे। ये हो गया बी डैश। अब इन दोनों को आप क्या करें, मिला दें। तो ये हो गई ए बी, ए बी का इमेज हो गया ए डैश बी डैश। तो ऐसा तब होगा, ये तब करेंगे जब ऑब्जेक्ट क्या हो, तिरछा हो। दूसरा, इसी में देख लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हो ए बी, तो फिर वही काम करेंगे, इससे सीधी लाइन मतलब इसके लंबवत खींचे, ए डैश जितना दूर ये है उतना दूर ये है, फिर इससे खींचें, जितना दूर ये ज़्यादा है तो इधर ज़्यादा जाएगा, ये हो गया बी। इन दोनों को मिला दीजिए, ये हो गया ए डैश बी डैश, ये इसका रे डायग्राम हो गया। अब इसी में आप एक काम और कर सकते हैं, इधर से रे निकालिए, इधर ले आइए, और थोड़ा मिरर और बड़ा कर लेते हैं, इधर से रे लाइए, इधर ले आइए, इसका डायग्राम हो गया, रे डायग्राम। ये लीजिए, और ये यहाँ से जाके इधर चली गई। अब इसको ऐसे मिला लीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखें, अगर ये ऑब्जेक्ट खड़ा ना हो करके पड़ा हो, खड़ा ना हो करके पड़ा हो, ये ऐसे हो, कैसे हो, इस तरह हो, इसका नाम दे दीजिए ए बी। इसका इमेज बनाना हो तब क्या करें, फिर वही काम, इससे एक रे परपेंडिकुलर निकालिए, कितनी दूरी, बी कितना दूर है, पहले क्या है बी है, तो बी इतनी दूरी पे क्या बनाएंगे, एरो बना दीजिए, ये पॉइंट बी है। अब जितनी दूरी ए है मिरर से उतनी दूरी, तो ये कहीं यहाँ जाएगा, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। तो एक चीज तो समझ में आई, एक चीज क्या समझ में आई आपके, कि जो सिरा मिरर के पास में है वही सिरा मिरर के पीछे भी पास में होगा, ठीक। तो इमेज क्या होती है, उल्टी होती है, इसकी इमेज क्या होती है, उल्टी होती है। तीसरा, अगला देख लीजिए, मान लीजिए ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ए डैश ए बी है, तो यहाँ से इतनी दूरी ले जाएंगे, ए होगा, और फिर बी वाली दूरी ज़्यादा होगी, तो बी वाली दूरी ज़्यादा कर लीजिए, ये बन गई। तो ये इसकी इमेज हो गई ए डैश बी डैश। कब, जब ऑब्जेक्ट ऑब्लिक हो, ऑब्जेक्ट तिरछा हो, जब मिरर ऑब्लिक हो, जब क्या हो, मिरर ऑब्लिक हो, मतलब मिरर तिरछा लगा हो। अभी तक तो आपने मिरर को सीधा देखा, अब मान लो मिरर तिरछा लगा है इस तरह, और यहाँ कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ, सोचो जरा कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज और पास में कर देते हैं, चलिए यहाँ कर देते हैं, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, सोचो, सोच के बताओ, देखो सही बना पाते हैं आप कि नहीं बना पाते हैं।
कहाँ बनेगी, कहाँ, यहाँ कहीं बनेगी। हमने क्या कहा कि सीधी लाइन खींचो, यहाँ कहीं बनेगी। तो सीधी लाइन खींचना है आपको, लेकिन कहाँ खींचना है, इस मिरर के परपेंडिकुलर खींचना है। सीधी लाइन कहाँ खींचनी है, इस मिरर के परपेंडिकुलर खींचनी है। तो इसके परपेंडिकुलर खींचो, देखो ये खींचा। अब जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी तक आपको जाना है, ये। तो ये इसकी हो गई इमेज, किसकी, ओ की। अब अगर इसका रे डायग्राम कह रहा है कि रे डायग्राम बनाओ, तो इमेज आप पहले पता कर लीजिए कहाँ बनेगी। इमेज पहले हम पता कर लेंगे कहाँ बनेगी। तो आपने पता कर लिया यहाँ बनेगी, ठीक है। अब एक रे इधर लेके चले जाइए, इधर गई, यहाँ टकराई, इधर चली गई। एक रे आप इधर ले आइए, इधर टकराई, इधर गई, ठीक है, बन गए। अब क्या करेंगे, इसको हम पीछे इस तरह बढ़ा देंगे, यहाँ से ऐसे स्केल रख के ऐसे खींच दीजिए, और यहाँ से इसको स्केल रख के यहाँ खींच दीजिए। तो पीछे बढ़ाने पे मिल गई है हमको आई डैश। तो बनी वहीं, लेकिन आपको अगर झटपट बनाना है तो सबसे अच्छा जुगाड़ यह है, सबसे अच्छा तरीका यह है कि मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट से एक लाइन खींच दीजिए, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज, और वह इमेज लिख दीजिए। बाद में ये तो अगर रे डायग्राम पूछ रहा है कि कौन सा होगा, तो आप आराम से खींच के बता दीजिए कौन सा होगा, ठीक है। तो मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करें, वही कि जब बिलो मिरर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, मिरर के नीचे हो। तो इसको बनाने के लिए हम पहले ऐसे डॉट से इसको बढ़ा लें, किसको बढ़ा लें, मिरर को बढ़ा लें। तो अब मान लो मिरर यहाँ तक आ गया, ठीक। तो फिर वही काम करें, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचें और कहाँ तक जाएं, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये, यहाँ तक गए। इमेज की पोजीशन आपको मिल गई, इमेज की पोजीशन आपको मिल गई। अब इमेज की पोजीशन जब हमको मिल गई, तो अब क्या करें, क्या बताया था कि रेज हमेशा आपको ऑब्जेक्ट से निकालना है। तो आप मिरर यहीं तक है, चलो यहाँ तक है, तो ऑब्जेक्ट से एक रेज निकालिए, ये निकली और यहाँ चली गई, ठीक। इमेज बनने के लिए कम से कम कितनी रेज चाहिए, दो रेज चाहिए। तो दूसरी निकालिए, यहाँ चलिए, यहाँ से इधर चली गई, ठीक है। अब दोनों को हमको इस तरह खींच के लाना है कि इमेज बन जाए ये। तो जहाँ आपने इमेज पॉइंट रखा है वहीं पे लाके उनको मिलाना है, वहीं पे लाके उनको मिलाना है, ठीक है। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको पोंछ देंगे, जितना आपने एक्सेस काम किया था उसको आप क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो ये उस ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया जो मिरर के नीचे था, बिलो द मिरर। मतलब मिरर की लंबाई कम थी और ऑब्जेक्ट कहाँ था, नीचे था, ठीक है। यहां तक आप जान गए। क्या रखा हो, कोई घड़ी रखी हो, किसके सामने, प्लेन मिरर के सामने। मान लीजिए, चलिए देखिए, ये एक प्लेन मिरर है, इसके सामने एक घड़ी रखी हुई है, रख दिया आपने। घड़ी कितना बजा रही है, मान लिया घड़ी कितना बजा रही, 3 बजा रही। घड़ी कितना बजा रही, 3 बजा रही। अब वो कह रहा है इस घड़ी की जो इमेज होगी उसमें समय क्या होगा, इस घड़ी में जो इमेज होगी उसमें समय क्या होगा। कैसे बनाएं, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। आपको इसके 2 तरीके बताएंगे, एक आपको इमेज बनाने को तो बता देंगे कि कैसे ये बनेगा, और बिना इमेज बताए आपको टाइम निकालने को बता देंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता, इतना समय नहीं होता कि बैठ के हम डायग्राम बनाएं, तब उधर देखें उधर आप बता दें। चलिए, तो कैसे बनाएंगे इसको, देखें। जितनी दूर ये है मिरर से, पहले गोला बना लें, चलो गोला बना लिया।
बिंदी रखा है, बिंदी रख दीजिए, क्योंकि इसकी पोजीशन नहीं बदलेगी क्योंकि यह सेंटर में। अब देखो जितनी दूरी पे ये इंड है मिरर से उतनी दूरी पे बनाइए, तो यहाँ तक आएगी, क्योंकि ये इसके पास में है तो ये इसके पास में। अब इनको मिला दीजिए, मिला दिया, ठीक है। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी पे इसको बनाइए, ये बन गया। कितना बच गया इसमें? 9। कितना बच गया? 9 बच गया, ठीक। 9 बज गया ना। इमेज में कितनी बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। अब अगर आपको इमेज नहीं बनाना है, आप चाह रहे हैं कि हम देख के तुरंत टिक कर दें, तो देखो जितना मिरर के सामने जितना बज रहा है 12 में से उसको घटा दीजिए। किस में से घटा देंगे आप? 12 में से घटा देंगे। तो 12 में से 3 घटाइए, कितना आ गया? 9 आ गया। 12 में से 3 घटाइए आप, कितना आ गया? 9 आ गया आपको। यहाँ कहीं सेकंड होगा, ठीक है। 2:45 और 15 सेकंड, चलो 45 इधर होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसकी जो इमेज बनेगी उसमें क्या समय होगा, उसमें क्या समय होगा। तो आप वैसे भी बना सकते हैं, जो जिसके पास में है उसको उसके पास में आप मिला दें, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता कि आप बैठ के मिलाएंगे। तो इसको निकालने के सबसे 8 मिनट, इसको 12 लिख सकते हैं। 60 मिनट मतलब 1 घंटा 12 हो गया। अब चूंकि इधर सेकंड भी है तो इसको हम कर दें 11:59 और 60 सेकंड। तो 60 सेकंड 1 मिनट, तो ये 60 मिनट हो गया। 60 मिनट 1 घंटा, तो ये 12 घंटा हो गया। अब क्या करेंगे हम, जो मिरर के सामने दिया है, जो मिरर के सामने दिया है उसमें से उसको ऊपर वाले में से घटाएं। तो 60 में से 15 घटाएं, 45 हो गया। 9 में से 5 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 2 गया 9। मतलब जो इमेज बनेगी, जो इसकी इमेज होगी उसमें 9:14 और 45 सेकंड होगा। है ये आसान ना? बहुत आसान है। कितना आसान? बहुत आसान। कब? जब आपको कॉन्सेप्ट आ रहे हो, आपको ट्रिक भी आ रही हो, तभी आसान है। नहीं तो आप 3 घंटे इसमें जूझते रहेंगे और आंसर सही नहीं निकलेगा, ठीक है। तीसरा तरीका यह है, हालांकि वो चीटिंग वाला तरीका है लेकिन बता दे रहे आपको। पेपर में दिया है, मान लो घड़ी की सुइयां बनी हुई हैं, तो उसको आप डार्क कर दीजिए पेन से 2 बार, 1 बार ऐसे चला दीजिए। उसके बाद पन्ना पलट के ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ठीक। तो जो समय दिखेगा या जो इमेज दिखेगी, जो समय दिखेगा वही इसका समय होगा, ठीक। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। अब प्लेन मिरर में आप इतना सीख गए, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और इमेज फॉर्मेशन। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी आदमी को या किसी बंदे को अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है तो कितने लेंथ का प्लेन। आप खुश रहिए, मगन रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।